हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की चर्चा कर रहे थे और इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लिया है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, कहां पर थी, किस तरीके से थी, इसको फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, और इसके अलावा जो भी पॉइंट्स हैं, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो ट्रेड एंड कॉमर्स हो, कंडीशन ऑफ द विमेन, और आखिरी में डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज इन्हीं सारी चीजों के एविडेंस हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग एड्रेस के तौर पर कुछ चीजें आप देख सकते हैं। ये जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये है सील्स। ये एक सील है, इसके ऊपर एक पशु का चित्र बना हुआ है और इसके ऊपर ये जो सिंबल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये है लैंग्वेज। यहाँ की भाषा को सिंबॉलिक लैंग्वेज कहा जाता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग। अब सांकेतिक भाषा में क्या कैसे लिखा हुआ है, ये केवल सिविलाइजेशन के लोग ही जान सकते हैं। हम लोग इसको नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक इसको पढ़ने में फेल रहे हैं। लेकिन जब हम लोग इस सील को देखते हैं तो इसके उपयोग के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। उम्मीद करी जाती है या रिसर्चर्स ऐसा कहती हैं कि इसका उपयोग कुछ इस तरीके से किया जाता होगा कि जैसे किसी चीज को एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए जिस भी प्रोडक्ट को पैक किया गया उसके ऊपर मिट्टी का एक लेप लगाया जाता होगा, गीली मिट्टी का एक लेप, और जब मिट्टी एकदम चिकनी हो जाती होगी तब इस मुहर को उसके ऊपर रख करके एक मार दिया तो ये मुहर उसके ऊपर छप जाती होगी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इन मुहरों को उपयोग किया जाता होगा। 300 प्रकार की मुहरें मिली हैं अलग अलग, और सबसे ज्यादा मोहरें कहां से मिली हैं? मोहनजोदारो से। इसलिए मोहनजोदारो को मेट्रो सिटी कहा गया था। दूसरे नंबर पर यहां से क्वेश्चन है कि ये किस चीज की बनी हुई हैं? तो ये सील्स बनी हुई थी सेलखड़ी की। एक रॉक का टाइप है सेलखड़ी, तो सेलखड़ी के पत्थरों से ये ज्यादातर मोहरें निर्मित मिली हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा ये जो स्टैचू आपको दिख रहा है, ये है डांसिंग गर्ल, जिसकी चर्चा कल हम लोगों ने करी थी, और ये एक राजा साहब है, उनकी मूर्ति हमको मिली है। तो इनका जो परिधान है और इनकी जो बियर्ड स्टाइल है, इसको देख करके अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोग कितने एडवांस रहे होंगे और फैशन परस्त रहे होंगे। इसी क्रम में जब हम लोग आगे चलते हैं तो और भी कई सारे एविडेंस हमको मिलते हैं, और ये सारे एविडेंस हमको यहाँ के ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पे ये एक खिलौना गाड़ी है, ये खिलौने के रूप में बनाई गई। इसको चाहे वो लोग बेचा करते हो या डोमेस्टिक यूज के लिए रखा हो, चाहे एक्सपोर्ट करते होंगे, लेकिन इसको देख करके एक आइडिया तो लग जाता है कि जो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा अपने समाज में, उसी चीज को स्कल्पचर के रूप में बनाया होगा। तो निश्चित तौर पर वहां की सोसाइटी इसी तरीके से रही होगी। इसके बाद चट्टान से निर्मित ये एक राजा की मूर्ति है, जिसको किंग नाम ही दिया गया है। किंग क्यों? क्योंकि इनके पहनावे को जरा आप ध्यान से देखिए। इनके पहनावे में एक बढ़िया सा स्टोल हमें नजर आता है, और ये आजकल बहुत फैशन में भी है इस तरीके का स्टोल। मोदी जी बहुत ओढ़ते हैं, और जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उनकी तुलना इसी स्टैचू से करी गई थी। इसको ध्यान से देखिए, ये कुछ कुछ रिसेंबल कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना रिसेंबल। तो कुछ कल्पना करी गई थी और कहा गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो किंग थे उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया है और फिर से इंडिया को ऐसा बनाने जा रहे हैं। तो इस टाइप की एक गॉसिप उस टाइम पर हुई थी। सर में भी देखिए, या तो ये मुकुट पहने हुए हैं या कुछ बांधे हुए हैं, और बियर्ड इनकी काफी अच्छी क्वालिटी की है। उस जमाने में ट्रिमर वगैरह नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी कैसे सेट करी होगी ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। तो ये जो चित्र है ये हमको सिर्फ बता रहा है कि तब के लोग कितने एडवांस रहे होंगे, अपने फैशन पे कितना ध्यान देते थे, इंटरटेनमेंट पे कितना ध्यान देते थे। इसी तरीके से एक ये सील आप देख सकते हैं, ये डांसिंग गर्ल है। अभी इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे डिटेल में। नाचती हुई लड़की है, न्यूड है, कपड़े नहीं पहनती है, लेकिन इसने इतनी सारी ज्वेलरी पहन रखी है कि इसका बदन पूरा ढका हुआ है। ब्रॉन्ज की बनी हुई है। ब्रॉन्ज के जो सबसे बड़े एविडेंस मिलते हैं वो हमें इसी स्टैचू के फॉर्म में मिलते हैं। तभी हमको ये पता चलता है कि ये कॉपर सिविलाइजेशन थी। तांबे में जब तक जस्ता नहीं मिलाया जाएगा कांसा नहीं बनेगा। तो ये जो डांसिंग गर्ल है, इसको देख करके क्लियर हो जाता है कि इनकी टेक्नोलॉजी जो थी वो मेटलर्जी तक पहुंच चुकी थी। और इसके बाद ये है सबसे इंपॉर्टेंट सील। ये सील टूटी हुई है। अब देखिए, सेलखड़ी का पत्थर है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये पत्थर देखिए यहां से टूटा हुआ है। तो ये टूटी हुई फॉर्म में ये जो सील मिली हमें, हालांकि इसका दूसरा टुकड़ा भी मिल गया था बाद में, जिसको बाद में जोड़ के चेक कर लिया गया। तो ये शिव है, और इन्हीं को कल हम लोगों ने पशुपति के रूप में डिस्कस किया था। तो आप देख रहे हैं कि गर्दन के नीचे का धड़ जो है वो इंसान का है,
और गर्दन के ऊपर का धड़ जो है वो जानवर का है, बड़ी बड़ी सींगें हैं और आसपास भी इसके प्राकृतिक वातावरण नजर आता है और ये बैठे भी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हुए हैं। तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि इनको पशुपति के रूप में पूजा गया होगा और शायद उस जमाने में जो पशुपति रहे होंगे उन्हीं को आज हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से एक ये भी टॉय है यहाँ पर और सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है ज्वेलरी। तो ये एक नेकलेस देखिए, ये बेशकीमती पत्थरों से बनाया गया है। तो इस तरीके के नेकलेस को अगर उस जमाने में एक्सपोर्ट किया जाता था और यहाँ की जो रिच विमेन थी वो खुद भी पहनती थी तो सोसाइटी जो है वो डेवलप ही रही होगी। ये सारे एविडेंस देखने के बाद आपको चीजें और क्लियर होंगी। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये मैप है जो कल मैंने आपको हाथ से बना करके दिखाया था। इस मैप के ऊपर वो सारी साइट्स आपको नजर आ जाएंगी। इस मैप में आप सबसे पहले गुजरात को पहचानिए और गुजरात को अपना आधार बनाइए। ये देखिए गुजरात है, गुजरात के अंदर साइट है धोलावीरा। जब धोलावीरा से आप आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए इंडस रिवर के किनारे पर हमें मिलता है मोहनजोदारो और इसी के बगल में मिलता है कोट दीजी। इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंडस रिवर के सहारे सहारे ऊपर आएंगे तो ये देखिए हड़प्पा साइट यहाँ पर है जिसे सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। राजस्थान के अंदर आएंगे तो कालीबंगा और राखीगढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट साइट हैं और ये जो कालीबंगा है इसके बारे में शायद मैंने कल आपको बताया भी था कि काली का मतलब ब्लैक, बंगन का मतलब चूड़ी। तो यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां एविडेंस के रूप में मिली थी जिसके चलते इसे कालीबंगा कहा जाता है। तो ये मैप आप लोग कल क्लियर कर चुके होंगे, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये मेहरगढ़ भी है, यहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर के एविडेंस हमें मिलते हैं। सबसे पहली खेती यही मेहरगढ़ में हुई थी। और आगे बढ़ते हैं तो कुछ नोट्स के रूप में भी चीजें आपको मिल जाएंगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल से साक्ष्य उपलब्ध होने का कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। 1921 और 1922 में क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदारो नामक स्थलों की खुदाई से यह स्पष्ट हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता अस्तित्व में थी। पहली बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहा गया। पहली बार कांसे का उपयोग किया गया, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता या ब्रॉन्ज एज कहा गया। ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर में टिन को मिलाने से बनता है, इसलिए इसको हम लोग कॉपर सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और अभी तक जितनी भी डिस्कवरी हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, उसका केवल 3% साइट ही ऐसी हैं जिसको हम लोगों ने एक्सकेवेट किया हुआ है, उत्खनन किया हुआ है। 97% आर स्टिल अनडिस्कवर्ड। और जिस दिन उसको हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया तो एक बड़े रहस्य से पर्दा उठने की पूरी संभावना है। आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है इसके काल निर्धारण के बारे में। फेजेस की बात अगर हम लोग करेंगे तो ये मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं कि हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग, जिसको हम लोग C14 कहते हैं, उसके थ्रू इसको हम लोग जांच करते हैं। तो इसका अस्तित्व लगभग 400 से 500 साल तक बना रहा और 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच में इस सभ्यता का मैच्योर स्टेज माना जा सकता है। जो परिपक्व चरण है वो इस टाइम पर था। और अगर इसके प्रसिद्ध स्थलों की बात करेंगे तो मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट जो था, पश्चिमी स्थल जो था, वो सुतकंगडोर था। इसकी चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। और इसी तरीके से पूर्वी सिरे की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आलमगीरपुर है। अगर मोस्ट नॉर्दर्न स्टेशन की बात करेंगे तो मांडा और साउदर्न में डैमाबाद, ये भी आप लोग कल पढ़ चुके हैं। अगर इसका एक डिटेल्ड मैप आप देखेंगे तो ये डिटेल्ड मैप है, इतनी सारी साइट्स हैं यहाँ पर। आज भी बहुत सारी साइट्स ऐसी हैं जिनको लोकेट तो किया जा सका है लेकिन हम लोग उसको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, खोद नहीं पाए हैं। तो इसलिए रहस्य जो हैं वो अभी भी जस के तस हैं और बरकरार हैं। अगर हम लोग विस्तार की बात करें कि सभ्यता कहां से कहां तक थी, तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक थी और पश्चिम में मकरान, मकरान का मतलब बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से लेकर पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर यानी कि मेरठ तक थी। ये भी आप लोग कल नोट कर चुके हैं। अभी इसको मैप के माध्यम से इंडिया का मैप बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, तो आप इसको रफ तरीके से ऐसे हमेशा याद रखा करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो ईस्ट में आलमगीरपुर, वेस्ट में सुतकंगडोर, नॉर्थ में मांडा एंड साउथ में डैमाबाद। सभ्यता का जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार है, ट्राइंगुलर शेप है। ये चीज भी मैंने आपको कल क्लियर करी थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका पता लगाया जा चुका है और कितनी बड़ी है इसके बारे में अभी ठीक ठाक कह पाना संभव नहीं है। पाकिस्तान में मोहनजोदारो,
हड़प्पा, चन्हू-दड़ो, बालाकोट, कोट दीजी, आमरी, डेरा इस्माइल खान, ये मेजर साइट्स हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, खास तौर पे जो सिविल सेवा परीक्षाएं हैं, यूपीपीसीएस की परीक्षा है या यूपीएससी में सीडीएस कमांडेंट की परीक्षा है, एफकेट की परीक्षा है, इनमें कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं जिसमें पूछा जाएगा कि अमंग विच वन ऑफ दीज साइट्स इज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। क्योंकि जब इसको डिस्कवर किया गया तब तो पूरा इंडिया था, लेकिन अब भी बंटवारा हो गया, तो करीब 70% सिविलाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में, और इसके जो मेन शहर हैं जैसे कि मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, ये भी सब पाकिस्तान में, इंडिया में बहुत कम है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी साइड पाकिस्तान में, कौन सी इंडिया में। तो इंडिया में 2-4 मेजर हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जो लगातार आपको बता रहा हूं। लोथल है, राखीगढ़ी है और कालीबंगा है। बाकी जो मोहनजोदारो से लेकर के हड़प्पा तक ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। तो भारत में रोपड़ है, मांडा है, ये सारी साइट्स हैं। आलमगीरपुर, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, राखीगढ़ी, ये सब इंडिया में है। और प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि मोहनजोदारो की जनसंख्या में 4 प्रकार की प्रजातियां शामिल थी। अब इतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, कब तक, जब तक आप हिस्ट्री को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियोइड यहां पर शामिल थे, यानी कि प्री गोंडवाना एरा के लोग यहां पर शामिल थे। जो बच्चे ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे। मेडिटेरेनियन प्रजातियां यहां पर शामिल थी, एल्पाइन समूह के लोग यहां पर शामिल थे और मंगोलियाड भी यहां पर शामिल थे। तो करीब 4 प्रजातियों को मिला करके ये वृहद सिविलाइजेशन बनती थी। लेकिन मुख्य तौर पर जो लोग यहां पर निवास करते थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। और अधिकांश विद्वान इस मत से भी सहमत हैं कि द्रविड़ लोगों ने सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। द्रविड़ किसे कहते हैं? जो लोग व्हीटिश हैं, गेहूं हैं या रेड है, सांवला दबा हुआ रंग है। मुख्य तौर पर आज दक्षिण भारत में पाए जाते हैं द्रविड़ लोग। ऊपर जो हम लोग रहते हैं, हम लोग सब आर्य हैं। हम लोग कब आए? जब वैदिक सभ्यता आई तब हम लोग आए। टाउन प्लानिंग इस सभ्यता की विशेषता है। टाउन प्लानिंग का जो मैप मैंने आपको कल बना करके दिखाया था, उस मैप को जरा आप इस चित्र में देखिए। ये ओरिजिनल प्लेस है जिसको खोजा गया, जिसको डिस्कवर किया गया। एक बार देखिए और नगर योजना को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहली और फेमस क्वालिटी, पक्की नालियां। ग्रिड सिस्टम, सारी चीजें दिख रही हैं इसमें। पक्की नालियां, ग्रिड सिस्टम, और इसके बाद पक्के घरों के भी एविडेंस आपको यहां पे नजर आ रहे हैं। और ये जो साइट है, इस साइट का नाम है मोहनजोदारो। अगर हम लोग थोड़ा सा आज के समय में टाउन में रहेंगे तो टाउन में रहने वाले लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज भी अच्छी क्वालिटी की नालियों की फैसिलिटी हमको नहीं है। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि हाई क्वालिटी की जो नालियां हैं वो बनाई गई हैं। मोहनजोदारो का दृश्य है। अभी इसका एरियल व्यू हम लोग लेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ये जरा इसका एरियल व्यू देखिए। ये शहर पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है। ये सब ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, कुछ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड करी गई हैं, कुछ गूगल पे सर्च करके निकाली गई हैं, कुछ भारत सरकार समय समय पे प्रोवाइड कराती रहती है जब इन क्षेत्रों का कोई डेवलपमेंट करती है। तो देखिए शहर नष्ट हो चुका है क्योंकि दबा पड़ा था। लेकिन रोड्स की क्वालिटी आप देखिए, और घर जो एक ऑर्डर में बने हुए हैं, क्रोनोलॉजी में बने हुए हैं, उनको देखिए। तो इससे क्या पता चलता है कि प्लैन्ड सिटी था कि नहीं था। आज जैसे केडीए अपने शहर बनाती है या हाउसिंग सोसाइटीज अपने हाउसिंग सोसाइटीज को डेवलप करती हैं, फ्लैट्स बिल्डर जिस तरीके से बिल्डिंग्स को बनाते हैं, कुछ उस तरीके का चीज यहां पर नजर आती है। तो ये इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है। एनालिटिकल क्वेश्चन में कई दफा इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी विशेषता क्या है इंडस वैली की, तो वो है यहाँ की नगर योजना, यानी कि टाउन प्लानिंग। आगे बढ़ते हैं। सड़कें और गलियां निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और जाल जैसी प्रतीत होती हैं, जिसको हम लोग ग्रिड कह रहे हैं कल से। और जल निकासी प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता की अद्वितीय विशेषता है जो अन्य समकालीन सभ्यताओं में प्राप्त नहीं होती। यानी कि यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है
वो बहुत अच्छा है। ड्रेनेज के मामले में ये लोग पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं और पीने का पानी और ड्रेनेज का पानी दोनों को अलग अलग करके चलते हैं। ये एक छोटे से मोहल्ले का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा था। आज से करीब 4000 साल पहले लोग इस तरीके से रहा करते थे। सड़कों के किनारे की नालियां ऊपर से ढकी होती थी, आज की तरीके से नहीं मेनहॉल का ढक्कन खुला होता था, कोई गिर जाए जाके गाड़ी लेके, कोई नशे में गिर जाए शराबी अंदर ही, ऐसा नहीं होता था। सारी की सारी नालियां बंद थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में जाता था। मुख्य नाली का मतलब एक सीवरेज टैंक होता था और फिर जाकर के ये किसी नदी में गिरता था। नालियों का निर्माण मुख्य तौर पर पकी हुई ईंटों और मोटारों से किया गया। मोटारों का मतलब होता है छोटे पत्थर, जैसे मोरंग कभी छानी जाती है तो उसमें जो छोटे छोटे कंकड़ निकलते हैं उनको मोटार कहते हैं। तो मोटारों से इसकी जुड़ाई हुई थी, तो इस वजह से काफी अच्छे थे, मजबूत थे। और सीमेंट तो उस जमाने में थी नहीं, तो जिप्सम से जोड़ा जाता था। सीमेंट बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो जिप्सम है, तो डायरेक्ट जिप्सम से जुड़ाई होती थी। यही रीजन है कि इतने मजबूत स्ट्रक्चर थे कि आज तक बने हुए हैं। अब ये एक जरा इसका एनिमेटेड वर्जन है। एनिमेटेड वर्जन को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अगर आज इंडस वैली को रिकंस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो ये शहर कैसा दिखेगा, तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। या आप ये भी मान लीजिए कि जब ये रहा होगा, फिजिकली प्रेजेंट रहा होगा, तो ये ऐसा दिखता होगा। और देख रहे हैं ये शानदार है, ये भव्य है। तो कुछ इस तरीके के मोहल्लों में, शहरों में उस जमाने के लोग रहा करते थे। भवनों का निर्माण मुख्य तौर पर पकी ईंटों से होता था, लेकिन कुछ स्थल जैसे कि कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटों का प्रयोग मिलता है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड कि वो कौन से जगह हैं जहां पर कच्ची ईंट मिली। कच्ची ईंट का मतलब मड ब्रिक। तो मड ब्रिक हाउस कहां पर मिलते हैं? कालीबंगा में मिलते हैं और रंगपुर में मिलते हैं, दोनों साइड्स इंडिया में हैं। ईंटें जो हैं वो रेक्टेंगुलर शेप में है, सारी की सारी जैसी आज होती हैं। अनुपात 4:2:1 का अनुपात है, जैसा आज होता है। और यहां के जो नगर हैं वो प्रायः 2 भागों में विभाजित हैं। पहला है प्राचीर युक्त दुर्ग, यानी कि आप देख रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री वॉल है, और दूसरा है जिसमें सामान्य लोग निवास करते हैं। तो क्या लिखा आपने? मड ब्रिक हाउस, कच्ची ईंटों के भवन कहां पर मिले? रंगपुर और कालीबंगा में मिले, बाकी सब पक्का मिला। ये तो देखा आपने एनिमेटेड वर्जन। अब ये देखिए रियल पिक्चर। जब पूरे शहर को खोद लिया गया, मोहनजोदारो को जब खोद के निकाल लिया गया बाहर, तो फिर हेलीकॉप्टर से एक तस्वीर खींची गई, और ये है रियल पिक्चर मोहनजोदारो की आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से रिलीज करी गई थी। इस तस्वीर को देखिए और अब आप समझने की कोशिश करिए कि यह शहर कितना अच्छा और प्लान रहा होगा। यह मोहनजोदारो है और इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बड़ा स्विमिंग पूल आपको नजर आएगा। ध्यान से देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि इसमें आपको एक स्विमिंग पूल भी दिखेगा। तो सोचिए, आज अगर आप कानपुर के अंदर किसी हाउसिंग सोसाइटी में या किसी क्या बोलते हैं अपार्टमेंट के अंदर जाएंगे तो बड़ा मुश्किल ही होगा कि आपको पूल मिलेगा। ये नया कल्चर है, ये दिल्ली, नोएडा, बंगलुरु, यहां पे जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी सोसाइटीज के अंदर पूल्स मिल जाएंगे, लेकिन उस जमाने में यहां पे पूल था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट इस बात को अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि इस पूल का प्रयोग नहाने के लिए होता था कि नहीं होता था। अब एक डिस्प्यूट है कि अगर कहीं पे पूल मिला, ये पूल दिख तो रहा ना सबको, ये है पूल और काफी बड़ा है ये, तो ये जो पूल मिला, तो एक सवाल तो आपके मन में ये आएगा कि भाई अगर किसी ने पूल बनवाया है तो नहाने के लिए तो बनवाया होगा, कपड़े धोने के लिए तो बनवाया नहीं होगा। तो यहां पे लोग नहाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? लेकिन जब यहां पर रिसर्च करी गई, इसकी खुदाई हुई, तो इस पुल के पास हमें कुछ कर्म कांडों के अवशेष मिले, कुछ चावल, रोली, धूप बत्ती, कुछ इस टाइप की चीजें मिली। तो अगर यहां पे कोई धार्मिक अनुष्ठान हुआ तो पुल में धार्मिक अनुष्ठान तो होगा नहीं, वो तो किसी नदी में होता है या किसी कुएं में होता है या तालाब में होता है। तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि इस पुल को पानी के कलेक्शन के लिए बनाया गया हो। फिर बहुत बाद में रिसर्च आती है जो ये कहती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानते थे।
और ये लोग इस पुल के माध्यम से बारिश के पानी को इकट्ठा करते थे ताकि अगर कभी फमाइन आ जाए या सूखा पड़ जाए तो फिर वो इसी पानी का उपयोग करके अपना काम चला सके। तो ये एक लेटेस्ट रिसर्च है। भविष्य में हो सकता है कि इसमें कुछ नया पॉइंट आ जाए, लेकिन आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए कि विशाल स्नानागार की बात जहां भी आएगी तो वो कहां मिलेगा? मोहनजोदारो के अंदर मिलेगा। मोहनजोदारो कहां पर है? कौन सी जगह पर है? पाकिस्तान में। कहां पर? सिंध में है। ठीक है, सिंध डायरेक्ट आंसर है, सिंध, पाकिस्तान नहीं। तो ये हो गया मोहनजोदारो। अभी मोहनजोदारो को भी अगर हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर दें तो इसका भी एक एनिमेटेड वर्जन आ जाएगा। तो ये देखिए इसका एनिमेटेड वर्जन, कुछ इस तरीके के घर रहे होंगे, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स यहां पर थी। ठीक है, तो हैरान है लोग आज भी केवल 3% जानने के बाद कि ऐसा कैसे संभव हुआ। घरों का निर्माण सादगीपूर्ण ढंग से किया जाता था, उनमें यूनिफॉर्मिटी थी, एक रूपता थी। ये नहीं कि हमारा छत इतनी ऊंची तो पड़ोसी इतनी ऊंची बनवाएगा तो उसका पड़ोसी इतनी ऊंची। कंपटीशन होता है ना हम लोगों के यहाँ, घर कितना ऊंचा, ये अनपढ़ों का कंपटीशन है। पढ़े लिखे यूनिफॉर्मिटी रखते हैं हमेशा, तो यहां पे यूनिफॉर्मिटी थी। सामान्यतः मकान छोटे थे जिनमें 4-5 कमरे होते थे। प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, एक स्नानागार यानी कि बाथरूम होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष मिले। यह बड़ी हैरानी वाली बात है कि इंडस वैली तक आते आते एक और जहां हम लोग स्टोन एज में पानी पीने के लिए नदी ढूंढते थे, इंडस वैली जब बसी होगी तब भी नदी के सहारे ही बसी होगी। लेकिन टाइम बाय टाइम इन लोगों ने वेल का कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। लेकिन आज अगर कोई कुआं खोदना चाहे तो आज ये बड़ा मुश्किल है। पुराने जमाने में जब कुएं खोदे जाते थे तो डायनामाइट का प्रयोग किया जाता था। एक स्तर तक ही तो आप गड्ढा खोद पाओगे, फिर उसके नीचे डायनामाइट का विस्फोट कराते थे तब जाकर के पानी निकलता था। तो ये लोग डायनामाइट के बारे में नहीं जानते थे। ये लगभग कंफर्म है, क्योंकि वो डायनामाइट तो किसने बनाया? अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया, बहुत बाद में। तो ये लोग अगर कुएं खोद लेते थे तो कुछ तो इनके पास विशेष चीज रही होगी, या ये लोग भाई कुछ चमत्कारी शक्तियों से लैस होंगे। तो इसके ऊपर भी जांच जारी है। सिंधु सभ्यता में सार्वजनिक स्थल भी मिले हैं, जैसे कि स्नानागार और अन्नागार। अन्नागार का मतलब हो गया खलिहान, जहां पे अनाज रखा जाता है, खेतों से कटने के बाद अनाज जहां पे रखेंगे। और ये दोनों ही चीजें मोहनजोदारो में मिली हैं। और मोहनजोदारो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल वहां का स्नानागार है, बाथ है। इसको द ग्रेट बाथ कहा जाता है। ये चित्र है उस द ग्रेट बाथ का। आप देख के आइडिया लगा सकते हैं कि काफी बड़ा है ये। 100-200 लोग इसके अंदर बैठ जाएं तो पता भी नहीं चलेगा। अब आप सोचिए कि ये नहाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता होगा या किसी और काम के लिए। इसकी बनावट कुछ अजीब लग रही होगी आपको। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले जिनमें करीब 30 कमरे तक होते थे, और मल्टी स्टोरीड भवनों के निर्माण की भी यहां पे हमें जानकारी मिलती है। स्वच्छता और सफाई का ध्यान रखते हुए घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। सामने की तरफ खोलेंगे कूड़ा कचरा आएगा, इसलिए सामने नहीं, बैक साइड डोर यहां पर खुला करते थे। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की। चूंकि यहाँ की लिपि हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है। जब तक आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ेंगे आप नहीं जानकारी लगा पाएंगे। लेकिन फिर भी ऐसा माना गया कि हड़प्पावासी चूंकि वाणिज्य और व्यापार की ओर अधिक ध्यान देते थे, ट्रेड एंड कॉमर्स पर इनका फोकस रहता था, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इनका शासन व्यापारी वर्ग के हाथ में रहा होगा। और जब भी शासन की बागडोर व्यापारी वर्ग के हाथ में हो तो ऐसे इकोनॉमी के टाइप को क्या कहेंगे? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहेंगे। बिल्कुल सही जवाब। तो ऐसा अनुमान है कि यहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रही होगी और पूंजीपतियों के हाथों में यहां पर शासन की बागडोर रही होगी। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो यहां के समाज की चर्चा कल मैंने आप लोगों को करी दी है। मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मुहरों पर अंकित चित्रों से स्पष्ट होता है कि यहां का समाज मात्र सत्तात्मक था, फीमेल डोमिनेटिंग था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है और जो सोसाइटी है वो 4 भागों में डिवाइड है। सबसे हाई क्लास के जो लोग हैं उनको योद्धा कहते हैं, जो लोग सुरक्षा रक्षा का काम करेंगे। उसके नीचे हैं पुरोहित, जो लोगों को गाइडेंस देते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं। उसके नीचे हैं व्यापारी, जो यहाँ की रीढ़ हैं, जो समाज को चला रहे हैं।
और सबसे निचले स्तर पर है श्रमिक, जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और देख रेख रख रखाव का काम करते हैं। कपड़ों की बात करेंगे तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग होता है, और ये क्वेश्चन शायद कल मुझसे किसी ने पूछा था, सिमर तुमने पूछा था। तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग होता है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कॉटन उगाया जाता है। तो अगर कॉटन उगाया जाता है तो कपड़ा भी तो बनाएंगे, खाएंगे थोड़ा ना कॉटन। तो निश्चित तौर पे कॉटन का मतलब कॉटन के क्लॉथ भी बनेंगे। भेड़ पालते ही थे तो वुल भी बनेगा। तो सूती और ऊनी दोनों प्रकार के कपड़ों का प्रयोग होता था। भोजन भी शाकाहार और मांसाहार दोनों होगा। ध्यान रहे, शाकाहारी भोजन का प्रचलन बहुत बाद में आया, बहुत बाद में आया। जब मानवीय सभ्यता की शुरुआत होती है तो मांसाहारी भोजन से ही होती है, और ये कहानी आप लोग अभी 2-3 दिनों से लगातार पढ़ भी रहे हैं। इवन वैदिक काल में भी, वैदिक काल में भी बड़े बड़े ऋषि मुनि मांस खाएंगे। यज्ञ होने के बाद ब्राह्मणों को गाय का मांस खिलाया जाएगा। हाँ हाँ, और फिर उसी ऋग्वेद में लिखा जाएगा कि गाय की हत्या निषेध। पढ़ेंगे आप लोग, आगे सीखेंगे। स्त्रियां सौंदर्य पर काफी ध्यान देती थी। स्त्रियां सौंदर्य पर ध्यान ना दें तो स्त्रियां किस बात की? ये तो उनका जन्मजात हक है, यूनिवर्सल राइट है, ये फंडामेंटल राइट्स भी अब बन चुका है। तो ये कहानी पूरी इंडस वैली से ही चली आ रही है। काजल, क्या बोलते हैं काजल को अंग्रेजी में? काजल ही बोलते हैं? अंग्रेजी में कुछ नहीं बोलते हैं? आईलाइनर नहीं तो सुरमा तो उर्दू में कहते हैं। काजल को काजल कहते हैं, काजल को काजल कहते हैं, और काजल को हम लोग ब्लैक कह सकते हैं। ठीक, काजल का मतलब काला, तो ब्लैक। तो काजल का प्रयोग होता था, एविडेंस मिले हैं। लिपस्टिक, सोचिए कैसे बनाते होंगे लिपस्टिक। लिपस्टिक नहीं होता है, लिपस्टिक, लिप पे लगाने वाली स्टिक, ठीक है। तो लिपस्टिक है। आईना, आईना भी ये लोग बनाना जानते थे। आईना बनाना आसान काम नहीं है, बहुत फाइन वर्क की जरूरत है इसमें। सैंडी पार्टिकल्स को ढूंढना पड़ता है, छानना पड़ता है, गलाना पड़ता है, तब जाके आईना बनता है। और कंघी, कॉम्ब, इसके एविडेंस हमें मिलते हैं, अभी आगे दिखाऊंगा अभी आपको। ये देखिए, किसी महिला की मेकअप किट हमें हाथ लग गई, और अगर इसकी आज नीलामी करी जाए तो लाखों में होगी। तो इसको देख करके अब भाई मैं तो नहीं बहुत आइडिया लगा पाऊंगा, लेकिन लड़कियां समझ पाएंगी कि कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी के रूप में ये क्या क्या पहनती होंगी। तो चूड़ी तो हम लड़के लोग समझ जाएंगे, इसके बाद कहां क्या पहना जाएगा ये आप लोग अपना आइडिया लगा लीजिए। मंगल सूत्र नहीं है, जितनी बुद्धि उतनी ही बात कर रहे हैं। मंगल सूत्र हाँ, नेकलेस दिख रहा है ना, मुझे तो सब कुछ नेकलेस ही लगता है। मेरे को भी लगता, पतली गर्दन हो तो पायल भी गले में पहन लो, है ना, समझ गए। तो अभी कोई किसी को शक तो नहीं रहेगा कि इंडस वैली अर्बन सिविलाइजेशन थी। अच्छे से क्लियर है। तो ये हो गई यहां की ज्वेलरी। आभूषणों का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों करते थे। कपड़े कम पहनते थे, आभूषण ज्यादा पहनते थे। आभूषणों में चूड़ियां, कर्णफूल, इयररिंग्स, हार, नेकलेस, अंगूठी, मनके आदि का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के साधन के तौर पर चौपड़, चौपड़ का मतलब वो क्या बोलते हैं, डाइस, जो कल मैं आपको बता रहा था। शिकार खेलना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को लड़ाना, ये सब चीजें शामिल थीं। धार्मिक उत्सव एवं समारोह समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। ये कुछ इमेजिनरी तस्वीरें हैं जो आपको बताती हैं कि कैसे खेलते होंगे, लेकिन एविडेंस के रूप में जो मिला वो यहां पे आपके सामने है। ये देखिए, चेस पहली बार इतिहास में कुछ इस तरीके से खेला गया होगा। ये चेस बोर्ड है, और ये डाइस, ये डाइस पासे, और ये क्या बोलते हैं, मनके, वो प्लेइंग कार्ड्स जो आप लोग खेलते हैं, ये प्लेइंग कार्ड्स हैं। और ये कुछ सील्स हैं जो स्पोर्ट्स, खेल, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट से संबंधित रही होंगी। अमीरों के शौक अलग हैं। अमीर लोग सोने चांदी, देखिए सोने चांदी का जिक्र आ रहा है,
यूपीएससी यहां फंसाएगी। सोने के बारे में जानते थे इंडस वैली वाले? तो प्राइमा फेज आपको लगेगा नो, जानते थे, सोना भी जानते थे, चांदी भी जानते थे, महत्व नहीं देते थे। महत्व, इंपॉर्टेंस नहीं थी सोने चांदी की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं थी। तो अमीर लोग सोने चांदी, हाथी दांत के हार, कंगन, अंगूठी, आभूषणों का प्रयोग करते थे। गरीब लोग सीपी पहनते थे। सीपी समझिए ना, समुद्र के किनारे जो पड़ी रहती है, हड्डी, तांबे का पत्थर, इनके आभूषण पहनते थे जैसे आज पहनते हैं। गरीब आदमी आर्टिफिशियल, अमीर आदमी ओरिजिनल, तो तब भी वैसे ही होता था। मृतकों का दाह संस्कार करने की परंपरा आ रही है, लेकिन जलाने और दफनाने दोनों ही प्रकार के अवशेष मिले। दफनाना ज्यादा आसान है, जब भी आप जलाने की कोशिश करोगे तो लकड़ी चाहिए होगी। उदाहरण के तौर पे अगर आप नियम धर्म से किसी व्यक्ति को जलाने पे आए तो आज भी आप जला नहीं सकते। गरुड़ पुराण उठा के पढ़िए, शव को जलाने की जो परंपरा है, जो प्रक्रिया उसमें बतलाई गई है, उसमें चंदन की लकड़ी होनी चाहिए। डेड बॉडी जब जलेगी तो चंदन की लकड़ी से जलेगी, और चंदन की लकड़ी जो औपचारिकता के तौर पे लाई जाती है शव श्रृंगार करने के लिए, इतनी बड़ी, वो करीब 100 रुपए की होती है। तो अब आप कल्पना कर लीजिए कि 5 मन लकड़ी, कोई मोटा ताजा है 7 मन लकड़ी, कितने की आएगी? तो आप आज भी नहीं कर पाएंगे। तो दफनाना सही प्रक्रिया है, लेकिन फिर वो पंच तत्वों वाला कॉन्सेप्ट जब आ जाता है तो उसके बाद जलाने की परंपरा शुरू हो जाती है। जब लकड़ियां अवेलेबल होने लगेंगी तो लोग जलाने भी लगेंगे। अब आते हैं धार्मिक जीवन पे। तो धार्मिक जीवन को समझने के लिए सबसे पहले भगवान शंकर को प्रणाम करिए। ये आपके सामने है, सेल खड़ी के पत्थर पर बने हुए पशुपति बैठे हुए हैं। ये देखिए एक शानदार टेबल पे, और अगर शिव महापुराण उठा के पढ़ें तो इस शानदार टेबल को स्फटिक शिला कहा गया है। भगवान शंकर ने चूंकि विष पिया हुआ है, बहुत गले में दर्द रहता है, जब पी रहे थे तो माता पार्वती ने ऐसे गला पकड़ लिया था कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो ना बेचारे थूक पाए ना गुटक पाए, तो यहां पे फंसा लिए। तो ये पूरा अटका पड़ा है टॉन्सिल्स में, और तभी से उनका नाम है नीलकंठ। तो इसका जो रेडिएशन है सर में दर्द देता है, माइग्रेन है, भयानक परेशान रहते हैं। लेकिन शायद उनको शिव इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारी दुनिया का विष पीने के बाद भी बॉडी एकदम ठंडी है, और इस बात का प्रमाण है सांप लिपटे हुए हैं, क्योंकि सांप वहीं पे लिपटेंगे जाके जहां पे ठंडक होगी। तो चंदन जैसा शीतल शरीर हो जिसका, लेकिन अंदर ही अंदर सारी दुनिया का जहर भरा हो, वो है शिव। तो आज आपको एक होमवर्क देता हूं, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आर्ट एंड कल्चर, वहां पे एक वीडियो लेक्चर है शिव और सत्य। मैं चूंकि बताऊंगा तो भावनाओं में बहते बहते हो सकता है 2 घंटे तक शिव जी के बारे में आपको बताता रहूं, इसलिए वो वीडियो लेक्चर आप लोग देखिएगा। आधे घंटे का वीडियो लेक्चर है, और उसमें भगवान शिव के बारे में सारा एनालिटिकल कॉन्सेप्ट वहां पे आपको मिल जाएगा। इंडस वैली में कैसे शिव थे और बाद में कैसे शिव हो गए। तो ये जो टेबल आप इनकी देख रहे हैं, इसको बाद में शिव महापुराण में स्फटिक शिला कहा गया, क्योंकि स्फटिक का पत्थर भी ठंडा होता है। कुछ लोगों के गले में आपने स्फटिक की माला देखी होगी, भगवान शंकर को खुश करने के लिए वो स्फटिक की माला पहनते हैं। ठीक है, तो शिव की जो कॉमन डेफिनेशन निकल करके आती है, या जो लोग शिव को अपना आराध्य मानते हैं, उनको यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि शिव वो आदमी है जिसने सारी दुनिया का जहर पिया है, और उसके बाद भी वो शांत है, भोलापन है उसके अंदर, स्माइली फेस है, चंदन जैसा शीतल शरीर है, लेकिन दर्द बहुत है। दर्द के एविडेंस हैं, गला नीला पड़ा है, नीलकंठ कहलाते हैं। सर में इतना दर्द है कि देवता दानवों दोनों ने मिलकर चंद्रमा सर पे रखा हुआ है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, तो जब यहां पे ठंडक रखेंगे तो शायद कुछ आराम मिल जाए। माता गंगा खुद ही जटा में विराजी हैं ताकि सर ठंडा रहे आपका, और हर साल पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं सावन के महीने में, ताकि आप लोग के जीवन का जो भी जहर है सब उनको दे दे। किस रूप में? भांग, धतूरा, कौड़ा, बेलपत्र, जो पाओ दूध बैक्टीरिया वाला सावन के महीने में सब उड़ेल दो जाके, सब पी लेंगे, कुछ नहीं किसी से कहेंगे। यहां से कॉन्सेप्ट निकला था। तो ये है पशुपति, गर्दन के नीचे का धड़ मनुष्य का,
गर्दन के ऊपर का धड़ पशु का आपको नजर आ रहा है और अगल बगल भी आपको पशु नजर आ रहे हैं, कुछ पेड़ वृक्ष भी ऊपर नीचे आपको दिख रहे होंगे। तो जिस प्रकृति की उपासना पाषाण काल में करी गई, उस प्रकृति को अब यहां पर एक मूर्त रूप दे दिया गया। वीडियो लेक्चर देखना ही है आपको, कल पूछूंगा। जिन लोगों ने देख लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा उनको देखना है, ठीक है। तो यही वो पशुपति हैं जो आज शिव के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अभी शिव महापुराण आपके सामने है, उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री आप लोग जानते हैं, शादी कैसे हुई, बच्चे कितने हैं ये भी आप लोग जानते हैं, बैल के ऊपर बैठ के चलते रहते हैं, आप उनका रेसिडेंशियल एड्रेस भी जानते हैं। ये कमाल किसका है? ये कमाल है माइथोलॉजी का। माइथोलॉजी कहानियां गढ़ने का काम करती है, लेकिन एक्चुअल में शिव क्या है? शिव इज अ कैरेक्टर, शिव इज अ सोल, शिव इज द नेचर। अगर आपने इस इंसान को अपने अंदर आत्मसात कर लिया तो आपको किसी देवी देवता के आगे सर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे शिव को मानिए, ना कि शिव जी के मंदिर में जाके खुद ही शंकर भगवान बन जाइए कि लगा के त्रिकुंड और तिलक चल दिए। कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि शिव जी कौन है, वो जो मंदिर के अंदर बैठे हैं या वो जो चले आए हैं वहां पे साष्टांग प्रणाम करने। तो ऐसा नाटक कभी भी धर्म के नाम पे आपको नहीं करना चाहिए। धर्म की बर्बादी का, धर्म के पतन का एकलौता कारण है कट्टरता। सुबह मैं यही बात आपको बता रहा था। वो धर्म उतनी जल्दी नष्ट हो जाएगा जो जितनी जल्दी कट्टर हो जाएगा। कट्टरता धर्म के पतन का कारण है, इसलिए कट्टरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत शालीनता से आपको ईश्वर की आराधना करनी चाहिए। चरस गांजा पीते हुए शिव जी को जो आपने अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है, त्रिकुंड आपने स्टिकर जो अपनी गाड़ी में लगाया हुआ है, महादेव बाबा जाने क्या क्या, लड़कों को तो बहाना चाहिए। पी के शाम को शराब पी के चले आए और घर में बता दिया शंकर भगवान का प्रसाद है। तो पहले जहर पीना था ना। शंकर भगवान कैसे बनेंगे आप? पहले जहर, फिर उसके बाद ये। शिव बनने का रूल नंबर 1, शिव के फॉलोवर बनने का रूल नंबर 1, यू हैव टू ड्रिंक, यू हैव टू टेस्ट द पॉइजन ऑफ द अदर्स। एवरी पर्सन कैन बिकम द शिव, बट यू हैव टू डू द सेम। दूसरों का विष पीने की आदत डाल लीजिए, आप शिव हैं। कह दिया मैंने, जाओ, सर्टिफिकेट दे दिया आपको, ठीक है। तो ये है पशुपति। तो आज सब लोग ट्राई करेंगे क्या? जहर। किसका? दूसरों का, दूसरों का। अपना नहीं, जाके किसी से रोएंगे कि हम बहुत परेशान है, मरे जा रहे हैं, ये वो दुनिया। फिर कहा है कि शिव, उनके बेचारे खुद ही नहीं कपड़े पहनने के लिए, शेर की खाल वाले बैठे रहते हैं। आपको ब्रांडेड क्लोथ चाहिए, समझना पड़ेगा। आधे घंटे का वीडियो लेक्चर देखिए, मजा आएगी आपको। चलिए, और भी कई सारे धार्मिक जीवन के प्रमाण हमें मिले। इन सील्स को आप ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश करिए कि क्या इन चित्रों में कहीं पर आपको पीपल का वृक्ष नजर आया। सील नंबर 1, आपको पीपल का वृक्ष नजर आता है तो समझ जाइए पीपल का पेड़ कितना पुराना है। इतना पुराना है ना, इसीलिए पूजनीय है। आज शनिवार है, पूजना चाहिए। इसके बाद देखिए, अलग अलग प्रकार के जानवर हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके का अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। तो जानवर नहीं रटने हैं आपको इन चित्रों को ध्यान से देखना है। हाथी दिख रहा है? तो मतलब जानते थे तभी तो दिख रहा है। टाइगर दिख रहा है? जानते थे तभी दिख रहा है। अच्छा, कुत्ता दिख रहा है लेकिन जानते थे तभी तो कब्र में पड़ा हुआ है। अब छोटे मोटे जानवरों को सील पे बनाएंगे क्या? इंपॉर्टेंस भी तो होनी चाहिए। और देख लीजिए, वृषभ आपको दिख रहा है, बैल सांड आपको दिख रहा है, तो इन सबको ध्यान में आपको रखना है। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में हमें अधिकांश जानकारी पुरातात्विक स्रोतों, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे कि मूर्तियां, मुहरें, मृदभांड, पत्थर तथा अन्य पदार्थों से निर्मित लिंग तथा चक्र की आकृति, ताम्र फलक और कब्रिस्तान इत्यादि से मिलती है। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर सींग है,
बाईं ओर गैंडा है, दाहिनी ओर भैंसा है, और एक ओर है हाथी और व्याघ्र और हिरण। इस चित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती रही होगी। लेकिन कोई लिटरेरी एविडेंस नहीं है, सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। मंदिर का कहीं कोई अवशेष नहीं, क्योंकि मंदिर की कहानी कब शुरू होगी, जब गुप्त काल आ जाएगा। और मंदिर बनने की भी एक दिलचस्प कहानी है कि दुनिया में पहला मंदिर कब बना होगा, किन परिस्थितियों में बना होगा। मंदिर का कोई जिक्र किसी धर्मशास्त्र में नहीं, मस्जिद का कोई जिक्र कहीं कुरान किसी हदीस में नहीं, इसी तरीके से चर्च का जिक्र बाइबल में भी कहीं नहीं है। ये सब इंसानों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। इन लोगों ने खुदा के घर बना दिए, भगवान का घर बना दिया। एक और कहते हैं कि कण कण में ईश्वर, जर्रे जर्रे में खुदा, और दूसरी तरफ खुदा से मिलने चल दिए मस्जिद में, भगवान से मिलने चल दिए मंदिर में। नहीं, जब वो जर्रे जर्रे में है, जब वो कण कण में है, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना बुद्धि का विकास अब नहीं लोगों का हो पाता कि वो इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि कण कण में शिव है, नहीं समझ पाते। तो उनको लगता है कि नहीं, कण कण में नहीं है, उस कण कण से बनी इमारत में शिव है। तो ये भी एक बुराई है समाज में। इस सभ्यता के लोगों का धार्मिक दृष्टिकोण का आधार लौकिक तथा व्यवहारिक था, और ये सबसे अच्छा होता है। लौकिक का मतलब जो दिख रहा है, व्यवहारिक का मतलब प्रैक्टिकल। सूरज दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूजिए। चंद्रमा दिख रहा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूजिए। भगवान विष्णु दिख रहे हैं, शेषनाग दिख रहा, पृथ्वी को शेषनाग ने अपने सर के ऊपर रखा हुआ है, उसके नीचे भगवान विष्णु बैठे हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने बताया? एक गैया है, जब वो सींग हिलाती तो भूकंप आता है, किसने किसने सुना है? सुना है बचपन में? नहीं सुना है? अरे फिर अच्छा, बचपन ही तो आपका नया वाला बचपन है। हम लोगों ने सुना है, हमने सुना है सांपों की शैया, शेषनाग की शैया के ऊपर भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, और शेषनाग ऐसे फन अपना निकाला हुआ है, और उसके ऊपर है पृथ्वी, और उसको खुजली होती होगी ना ऐसे ऐसे, तो कभी जब फन हिलाता होगा तो भूकंप आ जाता है। ये था अर्थक्वेक का सिंपल कॉन्सेप्ट हमारे पूर्वजों की नजर में। सुना होगा किसी ना किसी ने, तो सुना ही होगा, सिंपल कॉन्सेप्ट था। और कुछ लोग बताते थे कि गैया के ऊपर है, तो गैया जब ऐसे ऐसे करती तो हिल जाता है। इसीलिए अलौकिक जीवन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। लौकिक जीवन जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि एक बच्चा भूखा है, अगर इस बच्चे को खाना खिलाया तो इससे बड़ी ईश्वर की पूजा नहीं होगी। मुझे दिख रहा है कि एक गरीब लड़की है जो पढ़ाई करना चाहती है, अगर उसकी फीस मैंने पे कर दी, उसने पढ़ लिया, तो इससे अच्छी ईश्वर की पूजा नहीं है। लेकिन मरने के बाद सोने की शलाका दान करके अगर आपको लगता है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, तो यह अलौकिक भक्ति है, जो कि गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग लौकिक भक्ति करते थे और प्रैक्टिकल चीजों को मानते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से हुआ, क्योंकि देख ही रहे ना, भगवान शिव मिल गए हमको। अब देख लीजिए इनके धार्मिक देवी देवता कौन कौन से हैं। तो मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे। मातृ देवी का मतलब हो गया मदरलैंड, और इसका विवरण है नारी पूजा कुमारी के रूप में, देवियों की पूजा के रूप में। ये लोग प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते थे। कल मैंने आपको बताया ना कि लिंग और योनि की पूजा करते थे, तो वो प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे। लिंग और योनि की पूजा हुई, और पशु पूजा करते थे, तो उसमें नाग है, मगरमच्छ है, वृषभ आदि की पूजा है। अग्नि पूजा करते थे, तो यज्ञ वेदियों के प्रमाण मिले, बताया ना कल, यज्ञ मिले। और पृथ्वी की पूजा भी करते थे, धरती माता को भी पूजते थे। तो इस ऑर्डर में हमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा प्रत्युत्पत्ति होता नजर आता है। अभी आगे दिखाऊंगा आपको कि एक औरत है, उसके पेट से एक पौधा निकला हुआ है। तो इट इज द सिंबल ऑफ वर्जिनिटी, इसको भी आप कह सकते हैं। मोहनजोदारो एवं हड़प्पा से भारी मात्रा में मिली मिट्टी की मृण मूर्तियों में से एक स्त्री मृण मूर्ति यानी कि मिट्टी की मूर्ति के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। इससे यह मालूम होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। क्या बोलते हैं, द गॉड ऑफ वर्जिनिटी। तो ये भी एक सिंबल यहां पर रहा होगा। ये देखिए, अब इसमें आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, आपको यहां पे समझाना पड़ेगा कि ये एक स्त्री है और इसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिख रहा है। अब आपको आइडिया अगर लग रहा है तो आप लगा लीजिए कि कैसे है ये, ठीक है। और माता लक्ष्मी से इसकी तुलना करी गई है,
कि आज जैसे हम लोग माता लक्ष्मी को मानते हैं तो कुछ कुछ उसी प्रकार से इन लोगों ने ये देवी जी की उपासना करी होगी। ठीक है। और कुछ पत्थरों पर बने लिंग और योनि से भी उनकी पूजा होने का प्रमाण मिलता है। वृक्ष पूजा होती थी यहां पर, एक सील पर वृक्ष बना हुआ मिला, पीछे मैंने आपको दिखाया पीपल का पेड़। पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। अधिक मात्रा में मिली ताबीजों से ऐसा लगता है कि सिंधु सभ्यता के लोग भूत प्रेत एवं तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। पॉइंट टू बी नोटेड, भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर भी विश्वास करते थे। एविडेंस के रूप में मिले हैं ताबीज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो ये लोग नहीं जानते थे हनुमान चालीसा, नहीं तो पढ़ लेते तो भूत प्रेतों का डर खत्म हो जाता। नाग पूजा के प्रमाण मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनमें से कई सारे ऐसे रिचुअल्स हैं जो आज हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी में। और शायद आप लोगों ने बचपन में चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी जरूर सुनी होगी कि एक कौवा प्यासा था, मटका खाली था, नीचे थोड़ा सा पानी था, तो वो अपनी चोंच में पत्थर दबा दबा के लाया और धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा, फिर उसने मजे से पी लिया। तो ये कहानी हम लोगों को कुछ एलकेजी यूकेजी में पढ़ाई गई और सिखाया गया कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। तो ये कहानी सबसे पहले इंडस वैली के लोगों ने सुनाई थी। और अब आप कहेंगे कि कहानी का एविडेंस क्या है, तो इस कहानी का एविडेंस रहा हमारे पास ये। हमें एक पॉट मिला और उसके ऊपर ये देखो प्यासे कौवे की कहानी का चित्र उकेरा गया है। तो इससे हमको पता चलता है कि ये कहानी पहली बार यहां पर कही गई होगी। अब ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, आप उन लोगों की उतनी फाइन ड्राइंग तो थी नहीं। रिसर्चर्स ने बताया है कि ऐसा था। आर्ट फॉर्म की बात करेंगे तो कला के प्रति इन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो दिखाई देता है। 2000 टोटल 2000 मोहरें मिली हैं अब तक। इनमें से अधिकांश मोहरें लगभग 500 अकेले मोहनजोदारो से मिली हैं। इनके निर्माण में सेलखड़ी के पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो आप लोग सीख चुके। अधिकांश मोहरों पर लघु लेखों के साथ एक सिंगी सांड, वन हॉर्न राइनो, भैंस, बाघ, बकरी और हाथी की आकृतियां खोदी गई। सैंधव मोहरें यानी कि वैली की जो सील्स हैं वो बेलनाकार सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है और गोल भी है, लेकिन ज्यादातर रेक्टेंगुलर फॉर्म में मिली है। अब ये देखिए चालाक लोमड़ी और प्यासे कौवे की कहानी, और थोड़ा अच्छे से देख लो। आप देख रहे हैं ये एक फाइन आर्ट है और ये सब चीजें अगर अभी भी इस कंडीशन में मिली तो इसका मतलब कि दुर्भाग्यपूर्ण तरीका से सभ्यता का अंत हुआ होगा। ये हमारे मोदी जी भी मिले इंडस वैली सिविलाइजेशन से, लग रहे हैं कि नहीं? चश्मा लगा दीजिए बस। दुशाला वैसी ही ओढ़े हैं, बिना ट्रिमर के, अच्छी दाढ़ी सेट हुई है इनकी, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इनको राजा साहब। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनको बोलता है बियर्ड मैन। और फिर एक मेल, एक पुरुष का भी स्टैचू हमें यहां पे मिला है जो टूटा फूटा अवस्था में है। तो ये जैसा भी मिल पाया वैसा है। तो इनका जो फिजिक है वो देख करके आपको लगता है कि लोग फिट फाट रहे होंगे, क्योंकि बनाएंगे वैसे जैसे रहे होंगे। अब एकदम ये ऐसे रहे होंगे तो वैसा बनाया भी होगा ना। खाते पीते नजर आ रहे हैं, पेट वेट देखिए निकला हुआ है। आज अगर यही बनाया जाता तो व्यक्ति का वजन 70 किलो, पेट का वजन 80 किलो भले ही होता, लेकिन बनाते 6 पैक। आज के लोग झूठे होते हैं ना, पहले के लोग सच्चे थे, जैसे थे वैसा बनाया। ये देखिए बर्तन,
ये सब इनकी कला के नमूने हैं, बढ़िया अच्छी क्वालिटी के बर्तन हैं। मैंने आपको बताया कि जब भी कभी टूटे बर्तन मिलते हैं तो टूटे बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। आमतौर पर वृत्त या वृक्ष की आकृतियां बनी थी, चिकने चमकीले थे, लाल और काले रंगों से पॉलिश किए गए थे और आग में पकी छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें टेराकोटा फर्गिन कहते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, व्हाट इज टेराकोटा आर्ट फॉर्म? तो टेराकोटा का मतलब है कि छोटी छोटी मिट्टी की मूर्तियों को बनाने के बाद जब आग में पका दिया जाता है तो वो थोड़ी सी मजबूत हो जाती है, उन्हें टेराकोटा कहते हैं। इंडस वैली की अद्वितीय विशेषता है टेराकोटा की मूर्तियां। अब देखिए इनका आर्ट एंड क्राफ्ट, ये हैं खिलौने और बच्चों के खेलने की गाड़ी। अब गाड़ी निश्चित तौर पे वैसी ही बनाई गई होगी जैसे रियल में रही होगी। तो इससे क्या पता चलता है कि इनके पास कुछ तांगे जैसी व्यवस्था रही होगी जिस पे ये लोग माल ढुलाई का काम करते होंगे। शिल्पकला काफी विकसित थी। तांबे के साथ टिन मिलाकर के कांसा तैयार किया गया और ये देखिए कांसे की एक गोल मुहर जो बहुत ही प्यारी है। 64 मूल चिन्ह और 250 से 400 तक आकार हैं जो सेलखड़ी के बनी आयताकार मुहरों पर तांबे की गुरिकाओं पर मिलते हैं लैंग्वेज के रूप में। लिपि की बात करें तो लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जिस दिन पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर और बड़ा हो जाएगा। अभी जब नहीं पढ़ पाए तो देख देख के आइडिया लगा रहे हैं हम लोग। ये देखिए लिपि, अगर आप पढ़ सकें तो कल के वैज्ञानिक आप ही हैं। एक बार प्रयास कर लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। एक बार आप भी कर लीजिए। हो सकता है इसका अंग्रेजी में मतलब ये हो कि डू नॉट ट्राई टू रीड दिस। हो सकता है ना। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये चित्र भावनात्मक हैं, सिंबॉलिक हैं। अब वो उनके सिंबल हमारे सिंबल मैच नहीं करते, क्योंकि अगर मैच करते होते तो हम लोग पढ़ लेते। और ये जैसे उर्दू लिखी जाती है दाहिनी से बाईं ओर, ये वैसे लिखे जाते थे। हिंदी की तरह बाएं से दाहिने नहीं लिखे जाते थे। लेकिन कहते हैं कि इनमें से कुछ चित्र ऐसे हैं जो आज भी हमारी सभ्यता का हिस्सा हैं और हम लोग उसको यूज करते हैं। उदाहरण के तौर पे इसमें पहचानिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें दिख रही हैं आपको जो आज भी आप यूज करते हैं। इसमें देखो कहीं पे आपको स्वास्तिक नजर आएगा, स्वास्तिक का चिन्ह इसी में नजर आएगा। पाई, लैम्डा, ये सब भी इसी में नजर आएगा। तो इसको वो लोग सिंबल के रूप में यूज करते थे, हम लोग इसको मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में यूज करते हैं। सब होगा, वेवलेंथ होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सब होगा। हाँ लैम्डा भी होगा। ये देखो HIV वाला सिंबल भी है। वर्ल्ड एड्स डे पे यही चलता है ना, तो ये भी सिंबल है देखो। सब होगा, सब होगा, लेकिन मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। जैसे आप कह रहे हैं तराजू, आप कह रहे हैं लेमडा, तो उनकी नजर में हो सकता है कि गोली मार दो। उनका मतलब कुछ और हो सकता है, तो इसलिए इसको नहीं पढ़ा जा सका है। परेशान मत होइए, और देख लीजिए, प्रयास कर लीजिए। हाँ बड़े बड़े वैज्ञानिक पढ़ चुके हैं, आप भी पढ़िए। देखिए स्वास्तिक दिख रहा है, ये कुछ तुलसी का पौधा देखिए कुछ जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए नवग्रह, नीचे हाथी है। अरे देखो पहले जो दिखा रहे हैं, ये देखो नवग्रह दिख रहे हैं, नवग्रह का सिंबल है ये, ठीक है। ये कुछ सूरज चंदा है, ये देखिए स्वास्तिक सीधा भी है उल्टा भी है। अब इसका मतलब जो भी है भाई रिसर्च चल रही है। और सबसे मजे की बात है कि एक भी साइन डिकोड नहीं हुआ, एक भी साइन डिकोड नहीं हुआ, क्योंकि एक साइन को डिकोड करोगे तो 3 अपने आप डिकोड हो जाएंगे, और ये हो ना पाया। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इनकी कब्रों में, और कब्रों में इंटर करने के बाद हम लोग देखेंगे
कि ये लंबे चौड़े कितने थे, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो चलते हैं एक कब्र के अंदर, और सबसे पहले इसमें आपको देखना है कि इनकी धार्मिक मान्यताएं कुछ ऐसी थी कि ये मानते थे कि मरने के बाद अगर बंदे को भूख लग गई तो क्या करेगा, प्यास लग गई तो क्या करेगा, कुछ कहीं जाना हुआ तो कैसे जाएगा। तो मृतक की जरूरत का जितना भी सामान है वो उसके साथ दफना दिया जाता था, एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टी के रूप में। तो देखिए ये कब्र के अंदर का सीन है, ये सब कुछ उसी तरीके से पड़ा हुआ है जैसे इन लोगों ने दफनाया था। अब टूट फूट गया है, हजारों साल से पड़ा है, और जो कब्रें थी वो इस तरीके से समूह में थी। छोटे छोटे बंदे घूम रहे नजर आ रहे हैं। उन बंदों को देख के आइडिया लगाइए कि ये जगह कितनी बड़ी है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आया अगर आपको, तो चलिए डेड बॉडी देखते हैं। ये देखिए, चित्र आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ द स्टडी, तो आपको देखना ही पड़ेगा। ये जो स्केल यहां पे रखा हुआ है, ये स्केल दिख रहा है सबको? ये 12 फीट का आर्कियोलॉजिकल स्केल होता है। डेड बॉडी को नापने के लिए या किसी सेंसिटिव चीज को नापने के लिए यूज किया जाता है। स्केल के आधार पर अनुमान लगाइए कि बॉडी की लंबाई कितनी होगी। होगा 12 फीट का? अरे ऐसे ही देख लो, हाथ वाथ ऐसे, उसका लंग देख लो, उसका कितना बड़ा है, डैमेज हो चुका है फिर भी। तो समझ गए ना, लोग शक्तिशाली रहे होंगे, लंबे चौड़े रहे होंगे, इसीलिए इतनी बड़ी सभ्यता इन लोगों ने बसा ली। ये एक मोहतरमा का स्केलेटन है, और मैडम की जो फीमर है, थाइस की जो बोन है फीमर, उसको देखिए, और जांग की हड्डी देख करके आइडिया लगाइए कि इस महिला की हाइट क्या रही होगी। ये आप लंग देख लीजिए, उसके फेफड़े देख लीजिए, और वो जो एक जो छोटा स्केलेटन है वो उसकी बेटी है, संभवतः अनुमान लगाया गया कि उसकी बेटी है। तो या तो स्त्री के मर जाने के बाद उसकी बेटी को साथ में दफन कर दिया गया होगा, या बेटी के मर जाने के बाद उसकी मां को। ज्यादा सही कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है? मां के मर जाने के बाद बेटी को। तो कुछ चित्र ऐसे भी हैं कि उसका पालन पोषण कौन करेगा, उसकी देखरेख कौन करेगा, तो ये। लेकिन यहां पे ये चित्र दिखाने का जो उद्देश्य है वो केवल है इनकी लंबाई चौड़ाई का पता लगाना, कि अगर ये लोग चल फिर रहे हो आज के समय में आ जाएं आपकी क्लास में तो कैसे लगेंगे, जीवित होकर के आ जाएं तो। समझ रहे ना? तो ये फॉल सीलिंग हटानी पड़ जाएगी फिर। तो चलिए, इस तरीके से हमारे एविडेंस भी यहां पे समाप्त होते हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी भी यहां पर समाप्त होती है। अगर हम लोग कुछ लेटेस्ट रिसर्चेस की बात करें तो उसमें यह कहा गया कि सिंधु घाटी सभ्यता जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हुई, जो मैंने कल आपको समझा दिया कॉन्सेप्ट। और वैज्ञानिकों ने मेघालय, ओमान और अरब सागर में भी कुछ एविडेंस इसके ढूंढे हैं, जिससे पता चला है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस ही खराब हो गई थी, जिसके चलते सभ्यता खत्म हुई। तो इस तरीके से ये काफी बड़ा चैप्टर जो है ये यहां पे समाप्त होता है। कंक्लूजन के रूप में अगर आप कुछ पॉइंट्स यहां पे ले जाना चाहते हैं जो क्वेश्चंस के रूप में आपको मिलेंगे, तो वो ये है निष्कर्ष। सभ्यता का निष्कर्ष निकलता है यहाँ की नगर योजना, टाउन प्लानिंग, एक जबरदस्त टाउन प्लानिंग थी। नालियां यहां पे आपने नोटिस करी, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर ये लोग बहुत ध्यान देते थे, हेल्थ और सैनिटाइजेशन पे इनका अच्छा ध्यान था। स्वदेशी कला, वर्नाकुलर आर्ट फॉर्म थी इनकी। बाहर के देशों का कोई प्रभाव नहीं मिलता इस सभ्यता के ऊपर, बाहर के लोग आते तो थे लेकिन यहाँ के बाजारों में खरीदारी करने, इसके अलावा कुछ नहीं। और प्राचीन और मध्ययुगीन स्थापत्य कला से अलग है ये। मूर्ति कला में कोई एक रूपता नहीं है, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां आपको नजर आती हैं। कलात्मक कारण के बजाय उपयोगिता कारक पर ध्यान दिया गया है, यानी कि घर में सजाने का सामान नहीं बनाया गया, वो सामान बनाया गया जो आपके काम आ सके। और सजावटी चीजों को समय के साथ खो दिया गया, नष्ट हो चुकी हैं। हिंदू धर्म की धारणाएं इस संस्कृति से निकाली गई हैं। तो इंडस वैली का जो मेन इंपैक्ट आज हमारी सोसाइटी पर है वो ये है कि हमारा समाज जैसा भी है उसकी रगों में, उसकी नींव में कहीं ना कहीं सभ्यता है। तो इस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन समाप्त होती है।